एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू सुपर कूल वीडियो। ये पार्ट 2 है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन का। जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो ऊपर एक आई का बटन आएगा, उस पर क्लिक करिए, आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे ग्रोथ मॉडल्स। ठीक, तो ग्रोथ मॉडल क्या है कि पॉपुलेशन की ग्रोथ किस तरह से होती है। तो उसमें दो तरह टाइप में बाता गया है। पहला क्या है, क्या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, और दूसरा है हमारा लॉजिस्टिक ग्रोथ। देखिए, हेयर इज द लॉजिस्टिक ग्रोथ। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वैसा ग्रोथ होता है कि जहाँ पर रिसोर्स जैसे फूड या स्पेस अवेलेबिलिटी मतलब बहुत ज़्यादा हो, अनलिमिटेड अमाउंट में हो, तो फिर हमारा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है। तो ये सब आपको जनरली देखा जाएगा, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरियाज में। ठीक है, मतलब उनको अच्छे से अनलिमिटेड रिसोर्स मिल रहा है, खाना मिल रहा है, रहने का जगह मिल रहा है, अच्छे से वो रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं, तो उनका ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगा। ठीक, तो मतलब बढ़ता ही जाएगा। दिस इज़ नोन एज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। यहाँ पर दिया गया है कि आर आर इज़ क्या है हमारा, आर है हमारा ग्रोथ रेट। ठीक, फिर यहाँ पर इक्वेशन दिया हुआ है dN/dt। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का ग्राफ हमारा जे कर्व की तरह होता है, और लॉजिस्टिक ग्रोथ का ग्राफ हमारा ये एस टाइप से होता है। ठीक, तो ये हमारा वो जे टाइप से, ये हुआ हमारा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, और ये हुआ हमारा लॉजिस्टिक ग्रोथ एस टाइप से हो रहा है। ठीक, तो मतलब यहाँ पर ये जो के फैक्टर है, तो वो लिमिटिंग फैक्टर है। मतलब जैसे कि कंपटीशन आ गया या फिर प्रेडेशन हो गया, दैट इज़ नोन एज लिमिटिंग फैक्टर। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि एन टी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बारे में। देखिए, जे शेप्ड होता है ना, और पॉपुलेशन ग्रोथ व्हेन रिस्पॉन्सेज आर लिमिटिंग द ग्रोथ द प्लॉट इज एक्सपोनेंशियल। मीन्स कि जब रिसोर्सेज कम नहीं है, लिमिट में नहीं है, अनलिमिटेड रिसोर्सेज है, तब क्या हो रहा है, प्लॉट बिल्कुल ग्रोथ हो रहा है, लगातार एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हो रहा है। मतलब पावर के टर्म्स में 2 से 4 बनेगा, 4 से 8, 8 से 16, ऐसे 8 32 होते रहता है। ठीक, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। और बी वाला ग्राफ क्या है कि जब वहाँ पर के रिसोर्सेज लिमिटेड है, ठीक, के यहाँ पर कैरिंग कैपेसिटी है कि उससे ज़्यादा नहीं होने दे रहा है ना, कि उससे ज़्यादा होगा तो कि हम कह सकते हैं कि जैसे अभी कोरोना वायरस आ गया, अर्थक्वेक्स आ गया, मतलब इन्वायरमेंट चाहती है कि किसी भी तरह हमारा जो अर्थ का रिसोर्स है वो ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉइट ना हो। तो ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ कम करने के लिए किसी भी तरह का काम होना, दैट इज़ के आता है हमारा कैरिंग कैपेसिटी। अर्थ की कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, ठीक, किसी भी रिसोर्स से। ये बात है लॉजिस्टिक ग्रोथ। लॉजिस्टिक ग्रोथ जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि किसी भी स्पीशीज़ का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड नहीं होना चाहिए। ठीक, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को ये रोकता है। उसमें जो फिटेस्ट होगा वही सर्वाइव करेगा और रिप्रोड्यूस करेगा। ठीक, और बहुत सारे गवर्नमेंट्स ने इस रूल को अप्लाई भी किया। जैसे आप चाइना में जाओगे तो आपके मैक्स टू मैक्स 2 चाइल्ड होने चाहिए। ठीक, या तो एक या तो मैक्स टू मैक्स 2। मतलब गवर्नमेंट भी लिमिट करना चाह रही है कि ज़्यादा कोई भी स्पीशीज़ नहीं बढ़े। ठीक, इसी को कहते हैं क्या, लिमिटिंग लॉजिस्टिक ग्रोथ। इसका ग्राफ कैसा होता है, एस शेप्ड होता है। एस शेप्ड होता है इसका ग्राफ। ओके, किसी भी तरह से लिमिट करना। एंड ये है हमारा dN/dt उसका फंक्शन है। ठीक, अब आते हैं लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन। यहाँ पर हम लोग को सीखना है डार्विनियन फिटनेस, मतलब कि पॉपुलेशंस इवॉल्व करेंगी, क्यों इवोल्यूशन होता है उनमें, ताकि वो फिट रह सके। ठीक, जिसका आर वैल्यू ज़्यादा होगा वही अच्छे से लीव कर पाएंगे। एवोल्यूशन होता है ताकि अडेप्टेशन भी कह सकते हैं एक तरह से। जैसे यहाँ पर बता रहा है कि सम ऑर्गेनिजम्स ब्रीड ओनली वंस इन दियर लाइफ टाइम। मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म है जो अपनी ज़िंदगी में बस एक बार सिर्फ रिप्रोड्यूस करते हैं, ब्रीड करते हैं। जैसे एग्जांपल क्या है, पैसिफिक साल्मन फिश और बैम्बू प्लांट। बैम्बू ट्री जो होता है मतलब 50-60 साल में ही एक बार ब्रीड करता है बस, और उसके बाद वो क्या करता है, ब्रीड करने के बाद फ्लावर्स देता है एंड देन अल्टीमेटली इट डाइज। और कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी लाइफ टाइम में बहुत बार ब्रीड करते हैं, जिसमें क्या क्या आते हैं, बर्ड्स, मैमल्स, और कुछ ऑर्गेनिजम्स स्मॉल साइज ऑफ स्प्रिंग बहुत सारे एक बार में दे देते हैं, है ना। जैसे फिशेज आते हैं, उनमें ऑयस्टर्स आते हैं, और कुछ कम नंबर के लेकिन ऑफ स्प्रिंग ज़्यादा देते हैं, उनमें क्या आते हैं, बर्ड्स, मैमल्स। ऑफ स्प्रिंग कह सकते हैं और नए ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन।
अब आइए देखिए पॉपुलेशन इंटरैक्शन। तो पॉपुलेशन इंटरैक्शन कह सकते हैं दो तरह का होता है, एक होता है इंटर स्पेसिफिक और दूसरा होता है इंट्रा स्पेसिफिक। ओके, इंटर स्पेसिफिक में कह सकते हैं कि दो तरह के पॉपुलेशन आएंगे, जैसे स्पीशीज़ ए और स्पीशीज़ बी। और इंट्रा स्पेसिफिक में आपको होता है कि एक ही तरह का पॉपुलेशन एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करे, साथ में रहने लगे, उसको इंट्रा कहते हैं। और इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शन में दो अलग अलग टाइप के स्पीशीज़ एक साथ रहें तो उन दोनों के एक साथ इंटरैक्शन करने से या तो दोनों को फ़ायदा हो सकता है, या तो नुकसान हो सकता है, या तो दोनों में से किसी को फ़ायदा नहीं भी हो सकता है और ना ही नुकसान, मतलब नुकसान हो सकता है। ओके, तो देखिए यहाँ पर प्लस का मतलब बताया गया है क्या, कि जो प्लस है मतलब एक ऑर्गेनिजम्स को बेनिफिट हो रहा है, एंड यहाँ पर ये जो माइनस साइन है इसका मतलब है कि उनको लॉस हो रहा है। और ज़ीरो यहाँ पर कहीं कहीं पर आपको नीचे दिखेगा, तो इसका मतलब ये है कि दोनों में से जी मतलब ए स्पीशीज़ ए को या फिर कोई भी स्पीशीज़ को फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर पॉपुलेशन इंट्रैक्शन 5 टाइप्स के होते हैं। पहला है हमारा म्यूचुअलिज्म, ठीक। दूसरा है हमारा कंपटीशन, तीसरा प्रेडेशन, चौथा पैरासिटिज्म, पांचवा कमेंसलिज्म और छठा है हमारा अमेंसलिज्म। एक एक करके डिस्क्राइब करते हैं। म्यूचुअलिज्म में क्या हो रहा है, दोनों स्पीशीज़ एक साथ रहेंगी और उन दोनों को फ़ायदा होगा। कंपटीशन में क्या हो रहा है, दोनों को घाटा हो रहा है। प्रेडेशन में क्या हो रहा है कि एक स्पीशीज़ को फ़ायदा हो रहा है पर दूसरे स्पीशीज़ को कम हो रहा है, घाटा हो रहा है। और पैरासिटिज्म में क्या, एक स्पीशीज़ को फ़ायदा हो रहा है, दूसरे स्पीशीज़ को घाटा हो रहा है, ठीक। मतलब इन दोनों को सेम कह सकते हैं। कमेंसलिज्म में क्या, एक ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा हो रहा है, दूसरे ऑर्गेनिज्म को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, ठीक। मतलब ना फ़ायदा ना तो घाटा। अमेंसलिज्म में क्या, एक ऑर्गेनिजम्स को घाटा हो रहा है, मतलब डिट्रीमेंटल हो रहा है, मतलब, और फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। एक एक करके सब डिस्क्राइब करते हैं। दोनों स्पीशीज़ में बेनिफिट होता है, क्या है म्यूचुअलिज्म, दोनों को घाटा होता है। कंपटीशन, अगर पैरासिटिज्म और प्रेडेशन में सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा होता है ना। कमेंसलिज्म और अमेंसलिज्म में किसी एक को फ़ायदा होता है, और कमेंसलिज्म में एक को फ़ायदा होता है और दूसरे को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, और अमेंसलिज्म में एक को घाटा होता है और दूसरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए एक एक करके डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले आते हैं प्रेडेशन। प्रेडेशन में क्या होता है, एक को प्रॉफिट होता है, बेनिफिट होता है और दूसरे को लॉस होता है, ठीक। यही था हमारा प्रेडिशन। तो प्रेडिशन में हम लोग कह सकते हैं कि ट्रॉफिक लेवल का एक्सचेंज होता है। आप एक एग्जांपल ले सकते हो टाइगर और डियर का। टाइगर प्रेडिटर है, डियर प्रे है। टाइगर इसको डियर को खा लेता है, आप लोग बचपन से ही सुनते आ रहे होंगे, ठीक। तो जैसे आप देख सकते हो कि एक स्पैरो जो कि एक बीज भी खाती है, सीड, वो भी एक प्रेडेटर है, ठीक है। मतलब किसी और चीज़ को खा रही है, और इससे क्या होता है कि ट्रॉफिक लेवल का एक्सचेंज होता है, कि जैसे 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 खाते जाएंगे तो 10% उनके प्रेडेटर्स में ट्रांसफ़र होता जाएगा। और फिर प्रेडेटर्स का बहुत सारे फ़ायदा भी है, क्या, कि आपको एक लाइन पूछी गई थी 2018 के नीट में कि प्रेडेटर्स का क्या काम है, तो वो लोग क्या करते हैं कि प्रे पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखते हैं, ठीक। और वैसे ही एक एग्जांपल है हमारा, इसमें तो ज़्यादा एग्जांपल्स ही मिलेंगे आपको। एक प्रिकली पियर कैक्टस आया था ऑस्ट्रेलिया में, ठीक, कि मतलब वो 1920s में आया था, ईयर याद करने की ज़रूरत नहीं है। वो पूरे ऑस्ट्रेलिया में बहुत तेज़ी से फैलने लगा था, मिलियंस ऑफ हेक्टेयर्स में फैल गया था, बहुत ज़्यादा। तब वहाँ पर तो उसका कोई प्रेडेटर था नहीं, तो उसको कंट्रोल में कैसे लाया गया, उसको कंट्रोल में लाया गया एक प्रेडेटर को ला करके, जो क्या था, मॉथ। मॉथ आया और फिर उसको कंट्रोल में लाया, कि मतलब प्रे को, एक प्रे के पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है ना, जैसे ऊपर एक लाइन दी गई थी, मौत आकर उसके प्रे के पॉपुलेशन को तब जाके कंट्रोल हुआ। बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स भी हम लोग जो यूज़ करते हैं, कि जैसे पेस्ट कंट्रोल करते हैं, खेतों में पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, इंसेक्टिसाइड यूज़ करते हैं, तो किसी तरह से वहाँ पर का स्पीशीज़ प्रे का पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए करते हैं ना, कि वहाँ पर इंसेक्ट्स नहीं आए, पेस्ट्स नहीं आए, है ना। तो इससे क्या होता है कि प्रे के पॉपुलेशन में कंपटीशन भी कम होता है, ठीक। आपको एक एग्जांपल दिखेगा कि अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, एक स्टारफिश पिसास्टर नाम की एक फ़िश रहा करती थी, ठीक। एक एक्सपेरिमेंट किया था, तो फिर उन्होंने इस स्टारफिश पिसास्टर फ़िश को हटा दिया था,
मतलब उस जगह पर से। तो फिर वहाँ पर के प्रे पॉपुलेशंस में इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया, इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया कि वहाँ पर के 10 स्पीशीज़ इनवर्टेब्रेट्स के एक्सटिंक्ट भी हो गए। ठीक, क्यों हुआ? उनके बीच में कंपटीशन आ गया कि वो लोग एक ही फूड के लिए लड़ रहे होंगे, है ना। एक और एग्जांपल आपको आगे देखने को मिलेगा टॉर्टॉइस के बारे में। ठीक, अगर एक प्रेडेटर इतना ज़्यादा एफिशिएंट है कि वो उसको ओवर एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो फिर प्रे पॉपुलेशन एक्सटिंक्ट कर सकता है। या फिर अगर हम प्रेडेटर को ही हटा दें तो ये सब कॉम्पिटिटर, ये सब छोटे छोटे प्रे ऑर्गेनिजम्स आपस में ही लड़ झगड़ के ख़त्म हो जाएंगे, समझे। यहाँ पर देखिए, जैसे कुछ प्रेडेटर्स से बचने के लिए कुछ ऑर्गेनिजम्स ने कुछ अडेप्टेशंस किए हैं, एवोल्यूशंस किए हैं। उनमें क्या आता है कि कुछ इंसेक्ट्स आप देखोगे कि कैमोफ्लेज कलर के होते हैं। ठीक, कुछ इंसेक्ट्स और फ्रॉग कैमोफ्लेज कलर के होते हैं। कैमोफ्लेज हरे रंग का होता है। ठीक है, तो फिर वो ऐसा क्यों हो गया? ताकि वो प्रेडेटर से आसानी से डिटेक्ट नहीं हो पाए। जैसे हरी हरी घास रहती है और हरी हरी घास में हरे हरे इंसेक्ट रहेंगे, तो फिर उन प्रेडेटर्स के पॉपुलेशन से प्रेडेटर्स का खाना बनने से वो बच सकते हैं। ठीक, अब आगे आइए, एक और एग्जांपल है मोनार्क बटरफ्लाई का। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। मोनार्क बटरफ्लाई बहुत ज़्यादा हाईली डिस्टेस्टफुल है। क्यों? क्योंकि बर्ड्स पहले ना, चिड़ियाँ इनको बहुत ज़्यादा खाया करती थी, तो फिर मोनार्क बटरफ्लाई ने लिया इंतकाम। ठीक, उन्होंने क्या किया कि जब वो कैटरपिलर के स्टेज में रहती हैं, ठीक, जब वो कैटरपिलर के स्टेज में रहती हैं, तब वो एक पॉइजनस वीड खा लेती हैं। तो उससे उनके बॉडी में कुछ केमिकल्स बन जाते हैं, और वो केमिकल जब वो अच्छे से बटरफ्लाई का फॉर्मेशन हो जाता है, तब अगर कोई बर्ड उसको खाता है तो उसको बहुत ज़्यादा डिसटेस्टफुल लगता है। तो ये था मोनार्क बटरफ्लाई का केस। अब आइए देखिए कि प्लांट्स में हर्बीवोर्स को खाने वाले भी प्रेडेटर्स होते हैं। कैसे? देखिए, नियरली 25% ऑफ ऑल इंसेक्ट्स आर नॉन टू बी फाइटोफेगस। जैसे आप देखिए, टोटल हमारे इन्वायरमेंट में, इकोलॉजी में, चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि कितने कितने ऑर्गेनिजम्स है। सपोज 100% ऑर्गेनिजम्स है ना। 100% ऑर्गेनिजम्स है, उनमें 22% आपको प्लांट्स आते हैं और 70% एनिमल्स आते हैं। ठीक, और 70% एनिमल में भी 70% आपको इंसेक्ट्स होते हैं। ठीक, और उन 70% इंसेक्ट्स में से 25% इंसेक्ट किस पे डिपेंड करते हैं? प्लांट्स पे। मतलब प्लांट्स में रहते हैं और उसके अलग अलग पार्ट्स को मतलब खाते हैं। ठीक, और फिर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहा था। कैसे? कि वो लोग का कंपटीशन बढ़ रहा था बीच में, कि एक ही चीज़ के लिए बहुत सारे प्रेज ऑब्वियसली compete करेंगे, तो फिर कंपटीशन तो बढ़ना है ना। कि दे कैन नॉट रन थॉर्न्स, असेसिया एंड कैक्टस। जैसे देखिए, असेसिया और कैक्टस बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल मीन्स है, ये सब अपने अंदर कुछ नए नए तरह के केमिकल्स का फॉर्मेशन करते हैं, ताकि जो भी अगर इनको खाए तो फिर वो उनका डाइजेशन ख़राब हो सकता है, या फिर वो खाएंगे तो उनका रिप्रोडक्शन भी ख़त्म हो सकता है, या फिर उसे मार भी सकता है। एसेशिया और कैक्टस अपने आप को बचाने के लिए कुछ उनके अंदर केमिकल्स का फॉर्मेशन किए थे। दूसरा एग्जांपल देखिए, कैलाट्रोपस। दूसरा एग्जांपल है कैलोट्रोपिस, है ना। ये एबंडेंट फील्ड में पाया जाता है। उनमें कौन से पॉइजनस, उनमें एक केमिकल पाया जाता है जिनका नाम क्या है? ग्लाइकोसाइड्स। ठीक, ये इससे अगर कोई भी कैटल या गोट को खाता है, कोई भी कैटल या गोट अगर इस प्लांट को खाता है, तो फिर उसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो इस वजह से ये सब बहुत सारे प्लांट्स हैं जिन्होंने अपने अंदर कुछ चेंजेस लाए हैं, ताकि प्रेडेटर्स इन पे अटैक ना कर पाए। और जैसे देखिए, बहुत सारे केमिकल्स को जो प्लांट से हम लोग निकालते हैं, उसका हम लोग मेडिसिनल पर्पस के लिए भी यूज़ करते हैं। जैसे आप देखिए, निकोटीन, कैफीन, क्विनीन, स्टाइक्नीन, ओपियम एट्सेट्रा। आपको पता होना चाहिए कि क्विनीन कौन से प्लांट से निकलता है। तो क्विनीन आपको निकलता है किंग कोना ट्री से। ठीक, तो फिर उससे आपको मलेरिया के भी ड्रग्स बनाने में काम होता है। मतलब मेडिसिनल पर्पस में भी बहुत सारे प्लांट्स के प्रोडक्ट्स को यूज़ किया जाता है। ठीक, अब आइए देखिए कंपटीशन। मैंने बहुत सारी बात बोली कि कंपटीशन कंपटीशन, अब देखते कंपटीशन होता क्या है।
कि डार्विन भैया एक बात बोल के गए थे कि एग्जिस्टेंस के लिए, मतलब अपने रहने के लिए बहुत चीज़ें आपस में कॉम्पीट करती हैं। तो जो फिटेस्ट होगा, कि जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यहीं पर उन्होंने कहा था कि जो नेचर में सबसे ज़्यादा फिट होगा वही जी पाएगा। ठीक। और इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन मतलब दो स्पीशीज़ आपस में एक ही चीज़ के लिए लड़ेंगी, है ना। जैसे आपको एग्जांपल दिया है कि कंपटीशन का पूछा रहे तो आप क्या बोलोगे कि साउथ अमेरिकन के लेक्स में फ्लैमिंगो एक बर्ड है, ठीक, और वहाँ पर की फिशेस दोनों compete करती हैं सिर्फ एक ही फूड के लिए। उनका कॉमन फूड क्या है? जू प्लैंकटन। दोनों वो लोग खाते हैं जू प्लैंकटन, मतलब दोनों का फेवरेट फिश है, फूड है जू प्लैंकटन। तो उनके लिए कंपटीशन हो रहा है ना। देखिए इससे दोनों को घाटा हो रहा है कि ढंग से उनको मिल नहीं पा रहा। अब देखिए आगे कि किसी एक की फीडिंग एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, ठीक है, या फिर दूसरे स्पीशीज़ की कम होगी, तो फिर उससे भी जो ताकतवर स्पीशीज़ होता है वो कम ताकतवर स्पीशीज़ को दबाएगा। ठीक। कि तुम मतलब ये मतलब इसका आगे एग्जाम्पल मिलेगा आपको गैलापागोस आइलैंड में टॉर्टोइस का। तो देखिए कंपटीशन के बारे में उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि कंपटीशन इज़ द बेस्ट डिफाइंड एज अ प्रोसेस इन विच द फिटनेस ऑफ वन स्पीशीज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ आर द इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज इज सिग्निफिकेंटली लोअर इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पीशीज। मतलब कंपटीशन का बताया जा सकता है कि किसी भी स्पीशीज़ का फिटनेस सर्वाइवल आर के आर का बारे में कहा जाता है। आर क्या है? इंट्रिंसिक रेट है। और फिर कम कब हो जाता है उनका, मतलब कंपटीशन कब बढ़ जाता है और उनकी आर की वैल्यू कम कब होती है? जब वहाँ पर दूसरा स्पीशीज़ प्रेजेंट हो जाए। जैसे आपके घर में ही देख लीजिए, पिज़्ज़ा आया, ठीक, आपके दो भाई बहन हैं, कंपटीशन बढ़ा, ऑर्गेनाइजेशन बढ़े तो कंपटीशन बढ़ा, कंपटीशन बढ़ा तो क्या हुआ? एक ही चीज़ के लिए आप लोग लड़ोगे, है ना। जो ज़्यादा ताकतवर होगा पिज़्ज़ा के ज़्यादा स्लाइसेस ले लेगा। अब आगे देखिए एक एग्जांपल, एबिंगटन टॉर्टोइस जो कि गालापागोस आइलैंड्स में रहते हैं। तो वहाँ पर वो लोग आराम से रहा करते थे बेचारे। एबिंगटन टॉर्टोइस जो कि गालापागोस में रहते हैं आइलैंड्स में, तो वहाँ पर वो लोग बहुत आराम से रहा करते थे बेचारे। और फिर क्या हुआ, एक दिन वहाँ पर गोट्स को ले आया गया, ठीक। फिर मत पूछिए, गोट्स जो थी उनकी ब्राउजिंग एफिशिएंसी ज़्यादा थी, मतलब आर की वैल्यू ज़्यादा थी। तो वो लोग कंपटीशन वहाँ पर रिलीज़ हुआ, कंपटीशन होने लगा कि कौन ज़्यादा घास खाएगा। फिर जो गोट्स थी वो तो सुपीरियर थी इनसे, है ना, कि मतलब उनके पास ज़्यादा पावर था। तो फिर वहाँ पर कुछ टाइम के बाद बेचारे हमारे गैलापागोस के टॉर्टोइस एक्सटिंक्ट कर गए, बस एक ही डेकेड में। क्यों? क्योंकि वहाँ पर के जो गोट्स आई वो लोग कंपटीशन करने लगे सेम फूड के लिए। गोट ज़्यादा पावरफुल थी, तो फिर इन्फीरियर स्पीशीज़ दब के रह गए। या तो उनके पास दो ही रास्ते हैं, या तो वो उस जगह को छोड़कर चले जाएं, नहीं तो वहीं पर घुट घुट के मर जाएं। तो वहाँ पर उनका एक्सटिंक्शन हो गया था। दूसरा एग्जांपल्स क्या है? कॉर्नेल्स एलिजेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट, कॉर्नेल्स एलिजेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या बताया था कि एक प्लांट में भी बताया था कि वहाँ भी हमारा कंपटीशन है। देखिए कैसे, एक सुपीरियर बार्नेकल एक सुपीरियर बार्नेकल बैलेनस डोमिनेट किसको करता है? बैर्नेकल कैलाथमस को, जो कि छोटा था, ठीक, उस जोन में। तो फिर वहाँ पर उसका भी एक्सटिंक्शन हो गया। फिर कहा जा रहा है क्या कि हार्बीवोर्स में भी कंपटीशन होता है कार्निवोर्स द्वारा। और फिर यहाँ पर बताया गया है क्या कि गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक। ये क्या बताता है कि दो स्पीशीज़ अगर एक साथ एक ही रिसोर्स के लिए कॉम्पीट करती हैं तो दोनों एक साथ नहीं रह सकती, ठीक। कि जैसे आप लोग सुने होंगे बचपन में कहावत कि एक जंगल में दो शेर नहीं रह सकता। बिल्कुल यही बात उन्होंने कही क्या कि अगर दो स्पीशीज़ किसी एक ही रिसोर्स के लिए कॉम्पीट करती हैं तो फिर वो दोनों को एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगी, मतलब दोनों एक साथ नहीं रह पाएंगी। और रिसोर्स पार्टीशनिंग क्या कहलाता है? तो रिसोर्स पार्टीशनिंग होगा कि भैया आपस में पंचायत बैठाएंगे कि देखो ये प्लांट का हम ये, जैसे किसी हार्बीवोर्स का एनिमल्स का बात करते हैं, आपस में बहुत सारे प्लांट्स पे कुछ एनिमल्स आई मीन इंसेक्ट्स आ गए, तो फिर वो क्या कहेंगे कि मैं फ्लावर का नेक्टर चूसूंगा, स्पीशीज़ ए। स्पीशीज़ बी क्या कहेंगी कि मैं फ्लावर का सीड खाऊंगा। तो इसको कहते हैं क्या? रिसोर्स की पार्टीशनिंग, मतलब एक ही रिसोर्स को बांट बांट कर खाना।
ठीक, दिस इज़ नोन एज रिसोर्स पार्टीशनिंग। फिर डिफरेंट टाइम्स हो सकता है उनका, अलग अलग टाइम पे खाएंगे, मैं दोपहर में खाऊंगा, तुम जाकर शाम में उस प्लांट का कुछ खा लेना। ठीक, जैसे इनका एग्जांपल बताया क्या कि वॉर्बल्स है ना। अवॉइड कंपटीशन एंड कोएग्जिस्ट, इस सबसे क्या हो सकता है कि कंपटीशन कम हो सकता है और आसानी से दोनों कोएग्जिस्ट कर सकते रह सकते हैं। अब आइए हमारा दूसरा टर्म है पारासिटिज्म। तो पारासिटिज्म क्या होता है? पारासाइट्स, इसमें एक ऑर्गेनिजम्स को फ़ायदा होता है और दूसरे ऑर्गेनिजम्स को घाटा होता है। जैसे आप समझ लो, एक प्लस किसको, पैरासाइट को फ़ायदा होगा ऑब्वियसली, और जिस होस्ट ऑर्गेनिज्म से पैरासाइट्स रह रहा है उनसे न्यूट्रिशन ले रहा है, उनके बॉडी में रह रहा है, तो वो उसको घाटा हो रहा है। जैसे आप देख लो कि पैरासिटिज्म के केस में को इवोल्यूशन होता है। ठीक, मतलब कि पैरासाइट्स को उस होस्ट के हिसाब से इवॉल्व करता है। जैसे देखिए, पैरासाइट्स इवॉल्व करते हैं क्या कि उन्होंने, उनके पास जो स्पेशल एडेप्टेशंस आ गए थे क्या, कि वो लोग अपने अननेसेसरी ऑर्गन्स को हटा दिए थे। ठीक है, पैरासाइट्स सोचे कि इसका ज़रूरत नहीं है, इस स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर आपको कोई पैरासाइट रहता है तो वहाँ पर उसको इंटेस्टाइन की क्या ही ज़रूरत है, तो वो अननेसेसरी ऑर्गन होगा उसका, तो वो हटा दिया उस अपने इंटेस्टाइन को। अननेसेसरी सेंस ऑर्गन को हटाना, एडहेसिव ऑर्गन्स को लाना, प्रेजेंस ऑफ एडहेसिव ऑर्गन्स जैसे कि सक्कर्स या फिर हुकर्स, ठीक है, होस्ट से चिपकने के लिए। और जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम को हटा देना। अब जैसे कोई पैरासाइट आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में रहता है तो फिर उसको क्या ही ज़रूरत है इंटेस्टाइन की, है ना। वहाँ पर उसको पका पकाया खाना मिल रहा है तो फिर वो आराम से वहीं पर रहेगा उसको। और फिर उसका अपना रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को बढ़ाना, कि जैसे एक जगह से दूसरी जगह कैसे जल्दी जल्दी ट्रांसफ़र हो जाए। जैसे आपको एक एग्जांपल दिखेगा मलेरियल पैरासाइट का। ठीक, मलेरियल पैरासाइट का, मलेरिया जिससे होता है, तो फिर उसका दो होस्ट होता है। पहला क्या होता है? मॉस्कीटो। दूसरा क्या होता है? ह्यूमंस, है ना। देखिए वो दूसरा एग्जाम्पल क्या है? ह्यूमन लीवर फ्लूक, एक ट्रेमाटोड पैरासाइट है जिसका भी क्या, दो होस्ट है, एक स्नेल और दूसरा फिश, अपने लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए। और मलेरियल पैरासाइट का दो होस्ट कौन है? एक मॉस्कीटो, एनाफिलिस मॉस्कीटो, और दूसरा ह्यूमंस, है ना, वेक्टर मॉस्कीटो। क्लियर है? आगे देखिए, पैरासाइट्स और भी कितने तरह के होते हैं। पैरासाइट्स को दो पार्ट्स में बांटा गया है। पहला होता है क्या? एक्टोपैरासाइट्स। दूसरा होता है क्या? एंडोपैरासाइट्स। ठीक, आगे देखिए क्या होता है इन दोनों का डिफरेंस। तो एक्टोपैरासाइट्स हम कह सकते हैं जुएं। ठीक, तो जैसे लाइस ऑन ह्यूमंस या फिर टिक्स ऑन डॉग्स, जुएं को कह सकते हैं एक्टोपैरासाइट्स, जो कि ह्यूमन एनिमल के टिश्यू पे मौजूद रहता है। ठीक, और दूसरा देखिए एंडोपैरासाइट, जो कि हमारे होस्ट की बॉडी के अंदर रहता है। ठीक है, एक्टोपैरासाइट कहाँ रहता है? बॉडी के बाहर, जैसे जुएं बाहर रहती है ना, अंदर थोड़ी ना घुसती हैं। और एंडोपैरासाइट आपको बॉडी के अंदर रहता है, डिफरेंट डिफरेंट जगह पर, जैसे कि लिवर में रह सकता है, किडनी में रह सकता है, लंग्स में रह सकता है, आरबीसी में रह सकता है। ओके, लिवर में सबसे पहले अटैक करता है कौन? मलेरियल पैरासाइट, है ना, स्पोरोजोइट्स कह सकते हैं। अब आइए देखिए ब्रूड पैरासिटिज्म क्या होता है। तो ब्रूड पैरासिटिज्म वो होता है कि जैसे एक पैरासाइट है, आपने बचपन में सुना होगा एग्जाम्पल कोयल और क्रो का। तो कोयल बेचारी क्या करती है पता है? बहुत ज़्यादा चालाक होती है। अपने अंडे जाकर दे देती है किसके घोंसले में? क्रो के घोंसले में। और उनके अंडे इतने ज़्यादा इवॉल्व कर जाते हैं कि बिल्कुल वो क्रो के अंडे की तरह ही दिखते हैं। ठीक है, और फिर क्रो बेचारा उस अंडे को पालता पोसता है, और जब वो अंडा फूटता है तो बेचारे के धोखा मिल जाता है। सोचता है कि हम तो अपने ही बच्चे को पाल रहे थे पर ये तो दूसरे का निकला। ठीक, ब्रूड पैरासिटिज्म में वही होता है कि कोको और कोयल का एग्जांपल ले सकते हैं कि अपने अंडा किसी दूसरे होस्ट के जगह पर दे देते हैं और फिर होस्ट ही उसको इनक्यूबेट करता है। ठीक, आगे देखिए कमेंसलिज्म। तो कमेंसलिज्म में क्या होता है कि एक को फ़ायदा हो रहा है पर दूसरे को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। जैसे ऑर्चिड का एग्जांपल होता है, जो मैंगो के ब्रांच पे उगता है, तो ऑर्चिड भैया को धूप मिल जाता है बढ़िया से, और मैंगो वाले को तो कुछ फ़ायदा ही नहीं होता है। दूसरा एग्जांपल क्या है? बारनेकल्स, जो कि किसी वेल के बैक पे होता है। ठीक, तो वहाँ पर उसको आराम से बारनेकल्स को घूमते रहता है, उसको न्यूट्रिशन मिलते रहता है, और वेल को कोई फ़ायदा नहीं होता है ना। ना तो मैंगो ट्री, ना तो वेल, कुछ को कुछ फ़ायदा होता है। ठीक, और दूसरा तीसरा एग्जांपल क्या है? एरगेट और कैटल का। ठीक, तो फिर जैसे एरगेट एक बर्ड होता है, कैटल्स में बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं, तो बर्ड को चाहिए इंसेक्ट्स, तो एरगेट हमेशा कहाँ रहती है? कैटल्स के पास।
ताकि जैसे ही कैटल हिले उले या फिर अपना सर्वर हिलाए या फिर उठे तो फिर वहाँ पर के सारे इंसेक्ट्स उड़ जाती है और हमारी एयरगेट बर्ड उसका फ़ायदा उठा लेती है। तो इससे भी कैटल को कोई फ़ायदा नहीं होता है। दिस इज़ नोन एज कमेंसलिज्म। चौथा एग्जाम्पल क्या है, अब देखिए म्यूचुअलिज्म। तो म्यूचुअलिज्म आपको यहाँ पर फिगर में दिया है कि बड़ा कर देते हैं, फिगर में दिया है क्या, फिग फ्लावर, फिग फ्रूट और वैस्प का। तो फिर वैस्प क्या कराती है, जैसे ये देखो रही हमारी वैस्प है, आई यहाँ पर, वो आकर अंडे दे दी, ठीक, वो तो सोची कि हमारा अंडा होस्ट पाल लेगा, बट इनमें क्या हुआ कि वास्प से ये करा लिया पॉलिनेशन। ये वास्प जाके दूसरे फ्लावर में बैठेगी तो इनका हो जाएगा पॉलिनेशन और इनको भी फ़ायदा हो गया, ये अपने अंडे आकर यहाँ पर दे दी। फिग फ्रूट में अंडे दे दी, है ना, देखिए छोटे छोटे अंडे, और अंडे को यहाँ पर उनको न्यूट्रिशन मिल जा रहा है, फूड मिल जा रहा है, तो फिर वो अच्छे से ग्रो भी कर जा रहे हैं, नए नए वास्प बनेंगे। फिग फ्रूट अंजीर को कहते हैं। देखिए अब आते हैं म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म का ये एग्जांपल था कि दोनों ऑर्गेनिजम्स को फ़ायदा है, ठीक है। कि जैसे एग्जांपल आते हैं प्लांट्स में लाइकेन का। तो लाइकेन में क्या होता है, एक फंगस और एक अलगी होता है। फंगस कहता है कि मैं तुम्हें सारा न्यूट्रिशन ला के दूंगा, पानी दूंगा, ठीक है, बट अलगी को बोलता है कि मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा बट तुम्हें खाना बना कर देना है मुझे। तो फिर अलगी उसको खाना बना कर देती है। तो क्या है, ये लाइकेन का एग्जांपल था म्यूचुअलिज्म में, है ना। और फिर एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि माइकोरिज़ा का। तो माइकोरिज़ा क्या होता है कि एक फंजाई और हायर प्लांट्स के बीच का होता है। माइकोरिज़ा उसको प्लांट्स को हायर न्यूट्रिएंट, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स ला कर देता है और फिर प्लांट्स क्या करता है, उसको खाना बना कर देता है, कार्बोहाइड्रेट देता है, ठीक। और फिर इसी तरह से उनको फीस मिलती है, समझ रहे हो, कार्बोहाइड्रेट जो भी, मतलब कुछ देना और साथ में कुछ लेना भी, ठीक। और फिर जैसे देखिए यहाँ पर फिग फ्रूट का एग्जांपल है ना, नेक्टर ले लेती है विदाउट एडिंग पॉलिनेशन। कोएवोल्यूशन का भी बात हो रहा है कि जैसे जैसे कोएवोल्यूशन आप समझ सकते हो कि अगर एक ऑर्गेनिज्म इवोल्यूशन कर रहा है तो दूसरे ऑर्गेनिज्म को भी इवॉल्व करना पड़ेगा। एग्जांपल आप देखिए, जैसे कोएवोल्यूशन हमारा मच्छर का ही देख लीजिए और गुड नाइट का ही देख लीजिए। गुड नाइट हमारा, हम लोग बार बार बदलते रहते हैं और मच्छर भी उसी हिसाब से एवोल्यूशन करते रहता है, अडेप्ट हो जाता है। कभी कभी आप देखोगे कि गुड नाइट हम जला रहे हैं लेकिन मच्छर भैया कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, आकर हमें काट रहे हैं, ठीक। एग्जाम्पल है कोई एवोल्यूशन का। अब देखिए आगे, अब आया हमारा ऑर्चिड का बारी। तो ऑर्चिड एक फ्लावर है, तो फिर वो क्या करती है कि धोखा करती है मेल बीज के साथ, बम्बल बीज के साथ, ठीक है, बम्बल बीज के साथ धोखा करती है कि वो बिल्कुल अपने आप को ऐसे दिखाती है ना कि वो एक फीमेल बी है, ठीक। और फिर वहाँ पर मेल बी आता है और सेक्सुअल प्लेजर के लिए आकर वहाँ पर उसके साथ चिपकता है और फिर चिपकने के बाद इनमें पॉलिन ग्रेन्स लग जाते हैं और फिर ये जाकर के दूसरे फ्लावर बैठेगा तो ऑर्चिड हो जाकर तो हो जा रहा है पॉलिनेशन। और उसके बदले में बी को क्या मिला, इसे वो कहते हैं सेक्सुअल डिसीट, ठीक, धोखा। धोखा होता है बीज के साथ कि दिखाता कुछ है लेकिन असल में रहता कुछ है ठीक। तो दिस वाज अबाउट चैप्टर ऑर्चिड्स के बारे में, समझ गए हम, है ना। तो फिर अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप वो देख लीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो केयरफुली। बाय बाय, टेक केयर।